नमस्ते दोस्तों। पश्चिम बंगाल कैडर के एक सीनियर आईएएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पे लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा वैसी नहीं कर रहे हैं जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आप थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। दोस्तों, अलापन बंदोपाध्याय आईएएस हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत वहीं से करना चाहता हूं, जिससे आप पूरी बात समझ सकें। तो सबसे पहले बात इस पे करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज आखिर होती क्या है। दोस्तों, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, उसमें 3 तरह की सर्विसेज हैं: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। इनमें ऑल इंडिया सर्विसेज को सर्वोच्च माना गया है। इनके अंतर्गत 3 सर्विसेज आती हैं: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस माने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो ये 3 सर्विसेज हैं। इसमें आईएएस और आईपीएस तो संविधान जब बना था उसी समय इनका उल्लेख कर दिया गया था आर्टिकल 312 312 में। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का निर्माण जो है 1966 में होता है। 1966 से ये जो है अस्तित्व में आती हैं। तो ये 3 सर्विसेज हैं। सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज में जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इस तरह से जो होती हैं ये सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। और स्टेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो स्टेट सर्विसेज में आती हैं। 3 सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की विशेषता ये होती है कि केंद्र और राज्य की कॉमन सर्विसेज हैं। माने कि इनके जो अधिकारी हैं वो केंद्र में भी सेवा देते हैं और राज्य में भी सेवा देते हैं। इनका सिस्टम ये है कि इनका जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा होता है। और सिलेक्शन के बाद इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, माने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इन्हें ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और इसके बाद इन्हें इनके राज्यों के कैडर में, है ना, स्टेट कैडर्स में इनको भेज दिया जाता है। जो कैडर जिसको मिलता है उस कैडर में उसे भेज दिया जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि इनकी विशेषता ये होती है कि बीच बीच में ये प्रतिनियुक्ति पे केंद्र में भी सेवा देने के लिए आते हैं। तो इसीलिए इनको केंद्र और राज्य की साझा सेवाएं कहते हैं, कॉमन सर्विसेज कहते हैं। सेंट्रल सर्विसेज की विशेषता ये है कि ये जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार की सेवा है। इनके जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार की सर्विस में रहते हैं और भारत भर में इनका ट्रांसफर होता रहता है। स्टेट सर्विसेज इसी तरह से हैं, वो पूरी तरह से राज्य सरकार की सेवाएं हैं। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इन पर कंट्रोल भी राज्य सरकार का ही पूरी तरह से होता है। तो प्रश्न यह है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत क्यों? केंद्र के लिए केंद्रीय सेवाएं थी, राज्य के लिए राज्य सेवाएं थी। ऑल इंडिया सर्विसेज क्यों बनाया गया? दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो जनक हैं स्वतंत्र भारत में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वो बहुत ही समझदार थे। वो जानते थे कि भारत की राष्ट्रीय एकता जो है किन चुनौतियों से गुजर रही है, एकता व अखंडता। रियासतों के विलय में उनका कितना बड़ा योगदान है वो हम सब जानते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये उन्हीं का विजन था कि अंग्रेजों के ज़माने के जो 2 सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस माने आईपी, ये थी, इन्हीं को वे स्वतंत्र भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस आईएएस और आईपीएस के रूप में ले आए। तो मेरा मतलब ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्थिरता की रक्षा करना है।
वो ऐसे है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को कहा जाता है कि ये स्टील फ्रेम के होते हैं। स्टील ये एक प्रकार से काफ़ी सुरक्षित होते हैं, लौह कवच में रहते हैं, और उन्हें ये सुरक्षा इसलिए दी गई है कि ये राज्यों में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें, बगैर डरे, बगैर किसी दबाव में आए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के कार्य कर सके। दूसरा ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर हैं, इन्हें चूंकि भिन्न भिन्न कैडर्स में भेजा जाता है, तो इसलिए राष्ट्र की एकता का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूपी का व्यक्ति है, वो तमिलनाडु में सर्विस कर रहा है, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है वो वेस्ट बंगाल में कर रहा है, कहीं का कहीं कर रहा है, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति है वो एमपी में कर रहा है। तो ये जो है एक क्षेत्रवाद के ऊपर भारतीयता की छाप ये उत्पन्न करते हैं। तो इनका ये भी महत्व है। दूसरा महत्व यह है कि केंद्र और राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर ऑल इंडिया सर्विसेज के ही मेंबर होते हैं। तो इनके बीच में आपस में तालमेल होता है, एक दूसरे से काफ़ी परिचय रहता है। तो जब केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, तो ये जो इनका आपस में परिचय होता है वो बहुत काम आता है। तो मतलब केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन में ये काफ़ी मददगार होते हैं। तीसरा इनका महत्व इसलिए है कि चूंकि इन्हें राज्य और केंद्र दोनों का अनुभव होता है, तो जब ये राज्य से केंद्र में आते हैं और केंद्र में जब कोई नीति बनती है राज्य के संबंध में, तो ये राज्य की स्थितियों से अवगत होते हैं, समस्याओं से अवगत होते हैं। तो वो जो उनका अनुभव होता है उन नीतियों को बनाने में बहुत काम आता है। इसी तरह से जब ये केंद्र से राज्य में जाते हैं, तो चूंकि इनको केंद्र का अनुभव होता है, तो राज्य की नीतियां जब वो बनाते हैं तो वो भी बहुत काम की होती है। तो कुल मिलाकर के ऑल इंडिया सर्विसेज भारत के लिए बहुत उपयोगी है। जिस तरह से इनकी परिकल्पना की गई है, अगर उस तरह से चलते रहें, कोई टकराहट ना हो, तो ये काफी उपयोगी है। दोस्तों, समस्या तब होती है, खास करके हमने देखा है कि डेपुटेशन के मुद्दों पर समस्या होती है। होता क्या है कि इनका एक एक्ट बना हुआ है जिसके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं, गवर्न होते हैं, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, और जो नियम बने हैं ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1954, तो इनके द्वारा ये गवर्न होते हैं। तो होता यह है कि जो रूल 61 है उसमें यह कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ऑल इंडिया सर्विसेज के किसी ऑफिसर को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाना चाहती है और राज्य सरकार इस संबंध में जो है भिन्न मत रखती है, वो नहीं भेजना चाहती, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र का निर्णय होगा वो अंतिम होगा और वही मान्य होगा। तो देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि केंद्र का निर्णय ही मान्य होना है, तो समस्या तो कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्या है, और समस्या व्यवहारिक है। इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो ये आती है कि अगर राज्य सरकार उन्हें रिलीव न करना चाहे, तो केंद्र सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया, अब राज्य सरकार रिलीव ही नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि कई बार ये अधिकारी आना नहीं चाहते, तो उस समय भी ये समस्या होती है और राज्य सरकार उन्हें रिलीव नहीं करती। दोस्तों, ये जो समस्या है, इनको हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे कि 2001 की बात है, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राज्य में सरकार थी तमिलनाडु की बात है। तमिलनाडु में सरकार थी जयललिता की। तो केंद्र सरकार ने वहां के 3 IPS ऑफिसर मधुकरुप्पन, सेबेस्टियन जॉर्ज और क्रिस्टोफर नेल्सन को जो है प्रतिनियुक्ति पे बुलाया। जयललिता सरकार उनको भेजना नहीं चाहती थी, तो जयललिता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया, और न केवल रिलीव नहीं किया बल्कि वो काफी नाराजगी उन्होंने प्रकट किया और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि केंद्र सरकार ये ठीक नहीं कर रही है और राज्यों पर अपना दबाव बना रही वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चली। अब ये क्या हुआ कि ये तीनों ऑफिसर आना भी नहीं चाहते थे, ये कैट में चले गए। वो कैट में जाकर के स्टे ले लिए और इसके बाद नहीं आए, केंद्र में नहीं आए तो नहीं आए वो, और इस तरह से जो है मामला आया गया हो गया।
मतलब ये है कि इस प्रकरण में जो हम देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि राज्य सरकार भेजना नहीं चाहती थी, अधिकारी आना नहीं चाहते थे और नहीं आए, और केंद्र का जो आदेश था वो लागू नहीं हो सका। अब दूसरा मामला हम देखते हैं 2014 का है, ये भी तमिलनाडु का है, लेकिन वो मामला इससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें यह हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी, वहाँ की अर्चना रामचंद्रन, ऐसे करके नाम है उनका, अर्चना रामसुंदरम, इनका ये प्रकरण है। तो ये आईपीएस, लेडी आईपीएस थी। 2014 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें सीबीआई में डेपुटेशन पे बुला लिया। तमिलनाडु सरकार ने इन्हें रिलीव करने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो सीबीआई में आकर के ज्वाइन कर ली। तमिलनाडु सरकार इतनी नाराज हुई कि उसने इन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि तब तक ये सीबीआई में ज्वाइन कर चुकी थी, तो उनके सस्पेंशन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से दो प्रकरण हमारे सामने हैं। एक में तमिलनाडु सरकार भेजना नहीं चाहती थी और वो केंद्र में नहीं आए तो नहीं आए, और दूसरे में क्या है, दूसरे में भी तमिलनाडु सरकार नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन जो अधिकारी थी वो आना चाहती थी, तो उसमें तमिलनाडु सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वास्तव में ये चीज है कि अधिकारी की मंशा, अधिकारी की मर्जी का भी इसमें महत्व होता है। अब जैसे इसमें होता क्या है कि ये इन सर्विसेज में को काफी सिक्योरिटी होती है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इनको काफी जो है सेफ गार्ड होता है, काफी सुरक्षा कवच होता है। वो सुरक्षा कवच ऐसा होता है कि राज्य सरकार इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ तो कर सकती है, लेकिन उन पर अंतिम निर्णय नहीं कर सकती। अंतिम निर्णय करने के लिए वो फाइल जो है केंद्र सरकार के पास आ जाती है। इसी तरह से राज्य सरकार उन्हें सस्पेंड कर सकती है, लेकिन उन्हें डिसमिस नहीं कर सकती, उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं दे सकती। ये काम केंद्र सरकार करती है। तो ये सुरक्षा कवच उनको इसीलिए दिया गया है जिससे वो निर्भीक होकर के अपना काम कर सके। तो इसमें ऐसा होता है कि जब अगर मान लीजिए, लेकिन अगर वो राज्य में सर्विस कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करनी है तो केंद्र नहीं शुरू कर पाती है, उस राज्य सरकार ही वो कार्रवाई शुरू कर पाती है। तो इसका फायदा हो जाता है कि जैसे केंद्र ने बुलाया और नहीं आए तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रहे तो कैसे करे, क्योंकि अभी तो राज्य सरकार की सेवा में है, तो कार्रवाई तो राज्य सरकार ही करेगी। इसी तरह से उन्होंने केंद्र में ज्वाइन कर लिया तो राज्य सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो केंद्र की सेवा में है, तो राज्य सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती। तो और चूंकि जो है इनमें अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही लेती है, तो राज्य सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार का है। तो ये स्थिति बनती है दोस्तों। अब तीसरा मामला हम देखते हैं। अभी हाल की बात है, कुछ महीने हुए होंगे, जब महाराष्ट्र में जो है रश्मि शुक्ला करके एक आईपीएस अधिकारी थी, उनकी महाराष्ट्र सरकार से नहीं बन रही थी, और अंत में उन्हें जो है केंद्र सरकार ने जो है प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया हैदराबाद में, और वो आकर के ज्वाइन कर ली। महाराष्ट्र सरकार बहुत नाराज हुई, लेकिन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। तो ये वाला मामला भी ऐसा है कि जिसमें जो है रश्मि शुक्ला की इच्छा थी, मतलब अधिकारी की इच्छा थी आने की, तो राज्य सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई। तो मुख्य बात यही होती है कि अधिकारी की इच्छा क्या है, ये चीज, इस चीज का काफी इसमें महत्व रहता है। अब दोस्तों, दो घटनाएं पश्चिम बंगाल की हैं। एक अभी पिछले साल की है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए नहीं थे, चुनाव के पहले की है, और जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वे वहाँ दौरे पर थे। तो जो हमले वगैरह हुए थे आपने सुना होगा, तो उसमें जो है सुरक्षा की जिम्मेदारियों में 3 बड़े अफसर थे, एक राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे। ये तीनों आईपीएस अधिकारी थे। ये माना गया, उन पे आरोप लगा कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया और केंद्र सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया, लेकिन वे भी नहीं आए और अभी तक ये मामला लटका हुआ है। अब ये वाला मामला अलापन बंदोपाध्याय वाला, इसमें डीओपीटी ने उनको ऑर्डर किया
कि 31 मई 2021 को सुबह 10 बजे तक DOPT में आकर के ज्वाइन करें। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अलापन बंदोपाध्याय को रिटायर होना था 31 मई 2021 को। ममता बनर्जी सरकार इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन देना चाहती थी। उसने फाइल को केंद्र सरकार के पास भेजा और केंद्र सरकार ने उसे मंजूर कर दिया। ये 24 मई 2021 की बात है। तो इस तरह से उन्हें 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन अब उनके रिटायरमेंट की जो डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। मतलब ये कि अब उनके पास केवल 3 महीने का लगभग कार्यकाल है। तो अब केंद्र सरकार क्या कर सकती है? केंद्र सरकार ने तो उन्हें बुलाया, वो नहीं आए। और अभी तो खैर अभी तो टाइम है, अभी तो 31 मई तक का टाइम है, मतलब अभी एक जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसा कि दिख रहा है, ममता बनर्जी सरकार की जो एक रहती है, मतलब जो ममता बनर्जी का स्वभाव है कि वो जिद पकड़ लेती हैं। तो अगर जो है ममता बनर्जी उन्हें रिलीव नहीं करती हैं और वो नहीं आते हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? तो एक चीज जो है, केंद्र सरकार उन्हें शो कॉज नोटिस इशू कर सकती है और वो जवाब दे देंगे। इस बात की पूरी संभावना, जवाब दे देंगे, बोल देंगे कि 3 महीने उनका कार्यकाल बचा है और 3 महीने के लिए वो कोलकाता से दिल्ली नहीं आना चाहते। ये जवाब सवाल चलता रहेगा, वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो अब दोस्तों, ये तो हो गई बात, लेकिन अब प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार को भी पता था कि जो अलापन बंदोपाध्याय 3 महीने में रिटायर होने वाले हैं। केंद्र सरकार में भी लोग समझदार बैठे हुए, उन्होंने इस बात का अनुमान तो लगाया होगा कि अगर ममता बनर्जी उन्हें रिलीव नहीं करती, वो नहीं आते, तो क्या होगा। क्योंकि अभी तक के जो अनुभव है वो तो यही बता रहे हैं कि नहीं आए तो नहीं आए। तो फिर केंद्र सरकार ने उन्हें ऑर्डर ही क्यों किया, उनको है ना, प्रतिनियुक्ति का आदेश ही क्यों किया? क्योंकि आमतौर पर तो यही होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से प्रतिनियुक्ति होती है, लेकिन सहमति नहीं हो पाती है तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। लेकिन व्यवहारिक में बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक बात यह है कि राज्य सरकार नहीं भेज रही है और वो आना नहीं चाह रहे हैं। अब केंद्र सरकार क्या करे? और कैट भी है, लोग कैट चले जाते हैं, वो भी एक चीज रहता है। तो केंद्र सरकार ने उनको ऑर्डर ही क्यों किया प्रतिनियुक्ति का? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती तो ये भी क्या ठीक होता? नहीं ठीक होता। क्यों? प्रधानमंत्री जो है सरकार का सबसे बड़ा पद होता है, शासन का सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति तो नॉमिनल हेड होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका सबसे बड़ा पद भारत में प्रधानमंत्री का है। तो शासन के सर्वोच्च पद के व्यक्ति की इस तरह से अवहेलना करना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना और इसके बाद कोई भी कार्रवाई न होना, कोई भी कदम न उठाना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस तरह से ऐसे दूसरे अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ सकता है कि अगर राज्य सरकार का हाथ उनके सिर पे है तो केंद्र सरकार बुलाती है तो मत जाओ, क्या कर लेंगे। और इसी तरह से अगर जो है ना, प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है और राज्य का कोई अधिकारी है, उसको बुलाया जाए, वो ना आए, तो केंद्र सरकार क्या कर लेगी? ये एक बड़ा मुद्दा रहता है, केंद्र सरकार क्या कर लेगी अगर उन्हें, है ना। तो ये एक प्रकार से अवहेलना है, अनुशासन के विरोध में है, एक प्रोटोकॉल के विरोध में है, जो शासकीय शिष्टाचार है उसके विरोध में। अगर केंद्र सरकार इस पे कोई भी कदम न उठाती तो बाकी लोगों का मनोबल बढ़ता। तो आप कह सकते हैं कि मनोबल तो फिर भी बढ़ रहा है अगर वो नहीं आएंगे तो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। पहली बात आप ये जान लो कि अगर उनको बुलाया जाता है, उनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, ये सब चीजें होती हैं, तो उससे भी एक टेंशन तो होता है। और जैसा कि ब्यूरोक्रेसी का स्वभाव है, अधिकारी किसी झंझट को नहीं पालना चाहते, सामान्य तौर पे वो शांति से सर्विस करना चाहते हैं। कोई भी सामान्य तौर पे भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में झंझट नहीं चाहता है। तो वो भी एक चीज है जो दबाव का काम करती है, और बाकी लोगों के लिए एक मैसेज रहता है कि ऐसा ना करें।
और दूसरी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि अब काफी हो चुका। केंद्र और राज्य के बीच में ऑल इंडिया सर्विसेज के संबंध में इस तरह की जो टकराहट बार बार हो रही है, अब इसका स्थायी समाधान हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो समाधान होने वाला है। अब ये बात काफी हाईलाइट हो गई है, काफी चर्चा में आ गई है, बहस हो रही है इस पे। तो इस पे कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिससे ऐसी टकराहट भविष्य में न हो। अब वो व्यवस्था मेरे हिसाब से दो तरह की हो सकती है। पहली तो ये हो सकती है कि सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जो एक्ट है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, उसमें कोई प्रावधान किया जाए, या रूल्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हैं उनमें कोई प्रावधान किए जाए, जिससे कि राज्य सरकार को बाध्य किया जाए कि जब भी केंद्र सरकार ऐसा ऑर्डर जारी करती है तो उन्हें रिलीव करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार को बाध्य किया जाए, और अगर वो नहीं रिलीव करती और अधिकारी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कुछ न कुछ करने के लिए कोई न कोई प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि अब इस संबंध में जो कानूनविद हैं, जो लॉ के जानकार हैं, वो बैठेंगे और कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी समस्या बार बार आ रही है। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे का समाधान कोर्ट के थ्रू भी हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए और वहां से कोई रूलिंग पास हो जाए और उसके आधार पर इसका समाधान हो। तो दोस्तों, मेरा अपना ये मानना है कि ये समस्या, चूंकि इस तरह की समस्या बार बार भारत में आई है और ये अच्छा नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के मुद्दे पे केंद्र और राज्य के बीच में कोई टकराव की स्थिति हो। सहमति और सहयोग की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए इसमें जो है कोई ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे टकराव ना हो। और मुझे ऐसे ये भी लगता है कि अब ये प्रावधान होने का समय आ गया है, अब काफी हो चुका है। अब कहते हैं ना, कोई अब ये समस्या काफी हो गई है, तो अब इसका समाधान होने का समय आ गया है। तो ठीक है मित्रों, मेरी समीक्षा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी समीक्षा में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके अवगत कराएं। मैं उन्हें पढ़ूंगा और यथासंभव रिप्लाई भी करने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।